हमने 12th क्लास का एक टॉपिक कर लिया है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले इनमें से हम करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को संविधान में काफी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो मौलिक अधिकार होते क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकार यानी सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब हमारे संविधान में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये देखते हैं किन कारणों की वजह से मौलिक अधिकारों को संविधान में अपनाया गया है। तो देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों को अपनाया है। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और मूल अधिकारों के द्वारा नागरिकों के यानी सभी नागरिकों के राजनीतिक, मानसिक और नैतिक विकास का अवसर प्रदान किया गया है। इस वजह से इनको अपनाया गया है। आगे देखते हैं, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाई जा सकती है। मौलिक अधिकारों के द्वारा जो सरकार जिसको बहुमत दल प्राप्त है उसकी तानाशाही पर रोक लगाई जा सकती है। मौलिक अधिकारों के द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और बहुमत वाली सरकार किसी भी नागरिक का कोई अधिकार कम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। न्यायिक सुरक्षा, मौलिक अधिकार हमें न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकारों के द्वारा ये जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं सभी समाप्त करके सभी नागरिकों को समानता का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, समानता के कारण मौलिक अधिकारों के द्वारा सभी को समानता प्रदान की गई है। इस वजह से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। अब न्यायाधीश सप्रू के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। संविधान के मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। यानी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को इसलिए अपनाया गया है, सभी नागरिकों को समानता के अवसर इनके द्वारा प्रदान किए जाए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता दी जाए, सभी प्रकार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाए। सभी को समान न्याय प्रदान किया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए कि अमीर वर्ग है तो इसके साथ या गरीब वर्ग है तो इसके साथ अलग से न्याय किया जाए। तो सभी के साथ समानता का न्याय प्रदान किया जाए। सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। इस वजह से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में। ये जो मूल अधिकार हमारे संविधान में अपनाए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं और हमारे संविधान में इनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेके 30 तक
32 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। कुल अनुच्छेद हो गए मौलिक अधिकारों के 23, 12 से लेके 30 और 32 से 35 तक टोटल अनुच्छेद हो गए 23। सबसे बड़ा जो दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में है, स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। इसमें 450 शब्द है, इसलिए मौलिक अधिकारों में सबसे व्यापक जो अनुच्छेद है वो 19 है। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार 7 अपनाए गए थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार इस मौलिक अधिकार को, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था, इस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों से हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसका उल्लेख 300 क में किया गया है। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इस तरह से हमारे मूल संविधान में 7 अनुच्छेद थे, एक को हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में दिया गया था। अब हमारे पास बचते हैं 6 मौलिक अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकारों का हम इस तरह से वर्णन करते हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इस मूल अधिकार के द्वारा सभी को समानता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 33, 24 दो में किया गया है। फिर चौथा है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। शिक्षा एवं, पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29, 30 में। फिर हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32। ठीक है, ये मैंने अनुच्छेद सारे लिख दिए हैं, किसमें किसका उल्लेख किया गया है। अब आपको यहाँ अनुच्छेद 31 मिसिंग नजर आ रहा होगा, तो 31 मैंने बता दिया है संपत्ति का अधिकार था, जो अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अब आज हम देखते हैं सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है।
अब देखते हैं समानता का अधिकार। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में विधि के बारे में बताया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 से लेके 30 तक हो गया और 32 से लेके 35 तक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है। कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता के अवसर दिए जाएंगे और कानून के द्वारा उनका समान संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में ऐसा उल्लेख किया गया है। 15 देखते हैं हम। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। यानी सभी नागरिकों को, राज्य के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की छूट है। कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, कुओं पर जा सकते हैं, सार्वजनिक जो पैलेस है, सड़क पे जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अनुच्छेद 15 के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। यदि इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, लिंग कौन सा है, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा उनकी योग्यता के अनुसार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 में क्या दिया है। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। सरकारी नौकरियों में, इसमें लिखा हुआ है, सरकारी नौकरियों में सभी को योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान किया जाएगा। वहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि को लेके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो जितना योग्य है उसकी योग्यता के आधार पे उसे रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। यानी नौकरियों में भी, रोजगार के अवसरों में भी समानता का अधिकार प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 में दिया है अस्पृश्यता का अंत। जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, भेदभाव किया जा रहा था गरीब वर्ग से और चार समाज में जो वर्ग है उनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मणों के द्वारा या शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो निम्न तबके के जो लोग थे उनकी स्थिति सुधारने के लिए ये किया गया है। यानी अस्पृश्यता का निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 में। इसके अलावा अधिनियम भी बनाए गए हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 में बना था और इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST, SC के लिए निरोधक अधिनियम बना है 1989 में। ये अधिनियम आज तक जितने भी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बने हैं सबसे कठोर अधिनियम बनाया गया है। इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। ब्रिटिश काल के समय विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जैसे संपत्ति संबंधी उपाधि है तो वो भी प्रदान की जाती थी। उससे व्यक्तियों की सामाजिक जो समानता है उसमें विभेद उत्पन्न होते थे। तो हमारे मौलिक अधिकारों के द्वारा संविधान में ये सुनिश्चित किया गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए। और कौन सी उपाधि दी जा सकती है? शिक्षा संबंधी उपाधियां दी जा सकती है। इसके अलावा सेना संबंधी जो उपाधियां दी जाती है, एक तो शिक्षा से संबंधित उपाधि प्रदान कर सकते हैं और सेना के द्वारा जो उपाधियां प्रदान की जाती है, ये 2 तरह की
उपाधियां दी जा सकती है। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि प्रदान करना चाहता है तो उसे भी पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। स्वीकृति के बाद ही वो व्यक्ति विदेशी उपाधि प्रदान कर सकता है। इस तरह से हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। केवल 2 प्रकार की उपाधियां दी जाएगी, शिक्षा संबंधी और सेवा के द्वारा जो उपाधियां प्रदान की जाती है। इस तरह से हमने देखा है समानता के अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। आगे देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। 6 तरह की स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई है और इसमें देखते हैं हम पहले कौन सी और सबसे बड़ा मैंने अभी बताया कि ये जो 19 अनुच्छेद है इसमें 450 शब्द 450 शब्द है, तो सबसे व्यापक अनुच्छेद भी है। तो इसके द्वारा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई है। सबसे पहले देखते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हमें अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 के द्वारा प्रदान की गई है। इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके अलावा राज्य हित को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रकट करने हैं ताकि हमारा जो देश है उसके संबंध विदेशों से अच्छे बने रहे। ऐसे विचार हमें प्रकट करने चाहिए। अगले देखते हैं अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी सभा बुला सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? अस्त्र शस्त्र रहित होने चाहिए, राज्य के कार्यों में बाधा न डाले। अगला देखते हैं संघीय समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 के द्वारा। संघ बना सकते हैं, नागरिक अपना समुदाय बना सकते हैं, इससे कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। आगे है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक कहीं भी आ जा सकता है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न करे। अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 में इसका उल्लेख किया गया है। निवास करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में वो निवास कर सकते हैं, उन पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो इसका उल्लेख किया गया है 19 सब क्लोज 1 में। आगे देखते हैं हम प्रति व्यापार की स्वतंत्रता, यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लोज 6 के द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे राज्य के हित में न हो ऐसे व्यापार नहीं किए जाएंगे। इस तरह के व्यापार पर रोक लगाई जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को
20 में क्या दिया हुआ है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 में। अब किस तरह के दोष होने चाहिए? पहला देखते हैं, जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कानून का उल्लंघन किया है तो ही उसको अरेस्टिंग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है अपना, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। उसने जैसे अपराध किया है तो 10 साल की सजा दे दे या 15 साल की सजा हो गई, उसने राष्ट्रपति के पास अगर दया याचिका लगाई है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी निर्णय देंगे तो 10-15 साल की तो सजा काट ली है, फिर अगर उसको फांसी की सजा सुनाई जाए तो ये डबल सजा हो गई। तो एक अपराध के लिए एक सजा ही दी जाएगी, 2 सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला है, किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो कानून बना हुआ है उस कानून के अनुसार ही उस अपराधी को सजा दी जाएगी। बाद में अगर उस कानून में अलग प्रावधान कर दिया गया है तो नए प्रावधानों के तहत उसको सजा नहीं दी जा सकती। जैसे उसने अपराध किया है 30 मार्च को, पुराना कानून था, और 5 अप्रैल को उस कानून को संशोधित कर दिया गया, उसमें बदलाव कर दिया गया है, तो अपराधी को जिस दिन उसने अपराध किया है उस समय कौन सा कानून था, उस कानून के तहत ही उसको सजा प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 21, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 99 में इस अधिनियम को, या जो ये अनुच्छेद 21 है, इसका जो प्रभाव है और अधिक बढ़ गया है और इसको किसी भी आपातकाल में सीमित नहीं किया जा सकता। ये इस अनुच्छेद के द्वारा, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा तय किया गया है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है बंदीकरण में संरक्षण। तो किस तरह के संरक्षण दिए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि किस कारण से कौन सा अपराध किया है उसने, जिस वजह से उसको बंदी बनाया जा रहा है। दूसरा है, उसे स्वयं की इच्छा के अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। वो जैसी कानूनी सहायता चाहे वैसे वो प्राप्त कर सकता है। फिर तीसरा है अपना, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर उस बंदी को न्यायाधीश के समक्ष ले जाना होगा। ऐसा भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। अगर कोई शत्रु देश का निवासी है, और उसने यहाँ अपराध किया है तो उसमें ऐसा लागू नहीं होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। इसके अलावा निवारक नजरबंदी के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आप सभी को ये पढ़ना है और अपना चैनल है मधु साइंस क्लासेस, बाकी बच्चों को भी बताना है।
लाइक करना है। आज जिन बच्चों को पता नहीं है उनको भी इन्फॉर्म करनी है, डेली क्लास लेनी है। हमारी कोशिश रहेगी कि रेगुलर हम वीडियो डालते रहें।